इस वक्त हमारे साथ यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं सीधे लखनऊ से लाइव। दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश शर्मा जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से याचिका लगाई गई है कि गैर विवादित जमीन है उसे लौटा दिया जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को मंजूर कर लेता है, गैर विवादित जमीन लौटा दी जाती है, तो क्या उस जगह पर मंदिर का निर्माण शुरू होगा सर? जाहिर सी बात है, श्री राम जन्मभूमि का जो प्रकरण है, आपको पता है कि 2003 में यथास्थित माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसमें रखी गई थी। 1993 में निश्चित क्षेत्र एक्ट के अंतर्गत 67.7 एकड़ भूमि का जो अधिग्रहण है वो सरकार के द्वारा किया गया था और उसके बाद यथास्थिति उस पर माननीय न्यायालय के द्वारा उसको रोक दिया गया था और विवाद केवल 0.313 एकड़ भूमि का इसमें रहा और ये इसमें 48 एकड़ भूमि तो श्री राम जन्मभूमि न्यास की है, 19 एकड़ भूमि ये केंद्र सरकार की है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो विवाद के संदर्भ में केंद्र सरकार ने अपनी नीति और अपनी नीयत को स्पष्ट किया है, वो एक स्वागत योग्य कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने साक्षात्कार में इस बात को स्पष्ट किया था कि विधिक तरीके से वो श्री राम जन्मभूमि जो संदर्भ है उसका वो हल चाहते हैं। माननीय योगी जी और माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी के प्रश्न वक्तव्यों से इस बात को स्पष्टीकरण हुआ है कि जो कल केंद्र सरकार के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दिया गया है, एक आग्रह किया गया है कि जो गैर विवादित क्षेत्र है उसको उसके स्वामित्व को लौटा देने के लिए केंद्र सरकार को अनुमति प्रदान करें। मैं समझता हूं इससे बड़ा कदम, स्वागत योग्य कदम कोई और नहीं हो सकता है। इससे केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की नीति, हमारे संपादक दिलीप तिवारी भी जुड़ गए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। दिलीप जी, आप सवाल पूछ सकते हैं दिनेश शर्मा जी से। दिनेश जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आपके कार्यकर्ता हैं और जो आपके विरोधी हैं वो दो तरह के सवाल पूछते हैं। कार्यकर्ता कहते हैं कि बहुत देर कर दी, लोकसभा का इलेक्शन आ गया, ये एफिडेविट जो आपने दिया है या जो आपने उच्चतम न्यायालय में जो एक रिक्वेस्ट रखी है ये पहले भी हो सकती थी। और विरोधी कहते हैं कि चूंकि गठबंधन मायावती बुआ बबुआ जिसको आप कहते हैं गठबंधन हो गया है तो आपके लिए बड़ा संकट है और उस संकट से निकलने का तरीका ये है कि आप सवर्णों को 10% आरक्षण दीजिए जो आर्थिक तौर पर कमजोर है, और दूसरा राम जन्मभूमि पर आपने एक ये नया दांव खेला है। तो इसकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं लोग, टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। दिनेश जी, मैं समझता हूं कि विपक्ष स्वयं में दिग्भ्रमित है और भ्रम का शिकार इसलिए है कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के संदर्भ में पार्टी ने जो भी संकल्प किया था उस पर वो अक्षरशः आगे बढ़ रही है। ये विपक्ष के लिए चिंता की बात है क्योंकि उनकी नीति और नीयत दोनों साफ नहीं है। इस प्रकरण के संदर्भ में हमने पहले कहा कि हमने अपने मंतव्य को स्पष्ट किया है। हमारा कार्यकर्ता जानता है कि प्रधानमंत्री जी और हमारे सक्षम नेतृत्वकर्ता योगी जी जो वादा करते हैं उसको पूरी तरीके से उसका निर्वहन करते हैं। ये एक नीतिगत तरीके से हम एक विवाद का बगैर किसी अन्य चीजों के हम उसका हल निकाल सके, ये एक बहुत बड़ा कदम है। आप कहते हैं कि पहले क्यों नहीं किया, ये कार्यकर्ता सब जानता है। और पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सुनवाई से पूरी आशा थी कि हम सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई होगी उसका जल्दी से जल्दी हल निकल कर आएगा क्योंकि डे बाय डे की सुनवाई का निश्चय हुआ था और माननीय न्यायालय पर अविश्वास का कोई कारण नहीं बनता है और न किसी को करना चाहिए। ये हमारी सर्वोच्च संस्था है जिस पर हमें पूरा विश्वास है। तो इसलिए ये कहना कि पहले क्यों नहीं किया, तो पहले उसका निर्णय जल्दी आ जाएगा इसकी हमको आशा थी। अब निर्णय में कुछ विलंब सुनवाई में लग रहा है, इसलिए सरकार ने पूरा निवेदन किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट को और इसका सकारात्मक निर्णय होगा इसकी अपेक्षा हमें हमेशा रही है न्यायालय के प्रति कि न्यायालय पूरी तरीके से जो हमारा पक्ष है, विधिक पक्ष है, उसको समझकर निर्णय देगा। तो इसमें जो विपक्ष की शंका है, विपक्ष की जो नियति है, पहले से ही संदिग्ध इसलिए रही है कि जो राम सेतु के अस्तित्व को नकारते हैं, जो श्री राम को काल्पनिक संवैधानिक रूप में बोल देते हैं चर्चा में न्यायालय में,
जो लोग राम जन्मभूमि की सुनवाई टल जाए इसलिए श्री कपिल सिब्बल वकील के रूप में कांग्रेस की तरफ से पेश होकर कहते हैं कि इसकी सुनवाई आगे बढ़ा दी जाए, वो हल नहीं चाहते, तो उन लोगों से आप किस प्रकार की आशा करेंगे कि वो हम पे आरोप लगाएंगे जब वो चाहते ही नहीं है इसका हल निकले, जब उनको ये है ही नहीं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो, तो उनसे किसी प्रकार की आशा करना या उनके किसी प्रकार के आरोप का जवाब देना मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति रही है कि हमने, ये हमारा मुद्दा नहीं है श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन, ये हमारी आस्था है और आस्था के साथ कोई समझौते नहीं हुआ करते। आस्था के साथ हमारा जो विधिक पक्ष है वो मजबूत बन सके और एक सर्वानुमति हल निकल सके। अगर आपने सुना होगा कि बाबरी पक्षकार का एक वक्तव्य मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा हूं, उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार ने ये लगाया है तो उनकी जो भूमि है गैर विवादित, उसके बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब लेकिन सर कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ तो अखाड़े भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी विरोध कर रहे हैं इसका। हालांकि कुछ मुस्लिम पक्षकार तो कह रहे हैं। नहीं, उनका आधार क्या है? देखिए, कुछ लोगों का काम है विरोध करना और सरकार का काम है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई जनता की सरकार जनता के पक्ष में निर्णय दे। पक्ष क्या है ये सब जान रहे हैं। जो 80% से ऊपर की जो आज हमारा बहुसंख्यक समाज है उसकी मनोभावनाएं क्या हैं, उसका हम एकदम से उसका अनादर नहीं कर सकते। और जो भी विधिक पक्ष है संविधान की रक्षा करते हुए और उठाने का, वो सारे पक्षों पर विचार करके सरकार कार्य कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो सरकार का निवेदन है उस पर सम्यक परीक्षण के उपरांत सकारात्मक दृष्टि होगी, ऐसा हमें विश्वास है। दिलीप जी सवाल पूछिए। दिनेश जी, मैं बीच में फिर एक बार चर्चा में आपके साथ जुड़ रहा हूं और मैं जानता हूं कि जो आप कह रहे हैं वो आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी है, जो आप कहते हैं वो पार्टी की लाइन भी है, लेकिन विरोधी बार बार ये पूछते हैं कि राम के नाम पर कब तक आप वोट मांगेंगे, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि राम हमारी आस्था का केंद्र है, आस्था का सवाल है। इसमें आपके विरोधियों को भी ऐतराज नहीं है, आपके दुश्मनों को भी ऐतराज नहीं होगा। ये हिंदुस्तान में मैं दिलीप जी नहीं बनेगा, दिलीप जी कहाँ बनेगा सबको पता है। लेकिन दिनेश जी, सवाल ये उठाते हैं विरोधी आपके कि आपकी मंशा जो है वो उतनी साफ नहीं है जितना आप कहते हो। मैं समझता हूं कि कहने वाले की मंशा में मुझे संदेह हो रहा है और संदेह का कारण ये है कि राम मेरी आस्था है ऐसा हम बोलते हैं और राम को विभिन्न स्वरूपों में, एक भगवान के रूप में, एक समाज के उद्धारक के रूप में, एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हम देखते हैं। और राम जी ने जन कल्याण किया। राम कौन है? जहां सत्य है वहां राम है, जहां पर सत्य कर्मों की तरफ अग्रसरित होने की प्रवृत्ति है वहां पर राम है। कहते ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत वन माए, ऐसे घट राम है दुनिया देखत नाई। हम देख रहे हैं कि राम तो हर कण में है, राम हर जगह पर है, जहां सदकर्म है वहां पर राम है। अब मुझे दिख रहा है और विपक्ष को राम नहीं दिख रहे हैं, ये विपक्ष की समस्या है। हमारा आधार है राम, हमारा कर्म है राम, हमारी मान्यता है राम, और कण कण में व्याप्ति मर्यादा पुरुषोत्तम से राम के रास्ते पर चल सके, ये सरकार की प्राथमिकता है। और उस प्राथमिकता को हम कैसे पूरा करें जनता की मनोभावनाओं के आधार पर, उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। लेकिन दिनेश जी, ये सवाल भी उठ रहा है कि जब आपकी सरकार की तरफ से देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं या आपकी पार्टी के आधिकारिक तौर पर अगर अपन बयान देखें तो उसमें साफ साफ ये कहा जाता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, लेकिन अब ऐसा क्यों कि अब आपकी पार्टी, आपकी सरकार इंतजार नहीं करना चाहती है और उसने सुप्रीम कोर्ट में ये नया एक हलफनामा दिया है। तो सवाल ये, देखिए, ये आपके बातों में आदरणीय दिलीप जी, आपके प्रश्न में परस्पर विरोधाभास स्वयं से हो गया। आपने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का इंतजार नहीं करना चाहते, तो हम इंतजार नहीं करना चाहते ऐसा थोड़ी है। हमने एप्लीकेशन दी, इसका मतलब है हमारा सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है और विश्वास के आधार पर ही हमने निवेदन किया है। तो इस बात को ये मान लेना चाहिए कि हमारी नीति, हमारी नीयत, हमारा नेतृत्व तीनों ठीक है और हम समय का हर परिस्थिति का परीक्षण करने के बाद इस विवाद का सर्वानुमति हल की तरफ बढ़ रहे हैं।
दिनेश जी, चलिए मैं एक उप मुख्यमंत्री से नहीं बल्कि चलिए एक राम भक्त से पूछता हूं कि दिनेश शर्मा राम भक्त हैं। दिनेश शर्मा खुद क्या चाहते हैं कि क्या मंदिर का निर्माण अभी शुरू हो जाए 2019 के इलेक्शन से पहले, या फिर सुप्रीम कोर्ट ये तय कर ले कि साहब ये जमीन हम वापस कर देते हैं राम जन्मभूमि न्यास को, उसके बाद आप अपना काम शुरू कर दीजिए, विवादित ढांचे का हिसाब किताब बाद में होता रहेगा। देखिए, आपने एक राम भक्त व्यक्ति से पूछा है, तो राम भक्त व्यक्ति को अपनी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर पूरा विश्वास है और अपनी न्यायिक प्रक्रिया पर भी पूरा विश्वास है, और वो जो करेंगे उसको हम सब स्वीकारेंगे। एक आम नागरिक के तौर पर ये मेरा मानना है कि जो सरकार कर रही है वो एक बेहतर सरकार ही इस प्रकार का कर सकती थी, और वही सरकार कर सकती थी जिसकी सोच राम के प्रति आस्था को मजबूत करने की हो, वही इस प्रकार का सोच सकती थी। इसलिए एक आम नागरिक के भांति आप कह रहे हो कि मैं क्या सोचता हूं, तो मैं ये सोचता हूं एक आम नागरिक के नाते कि हमें अपने देश के प्रधानमंत्री पर, अपने देश के मुख्यमंत्री पर और अपने सर्वोच्च न्यायालय पर हमें पूरा विश्वास है कि इसका विवाद जल्दी हल होगा। लेकिन दिनेश जी, अगर मैं बयानों की बात करूं तो आरएसएस की तरफ से विश्व हिंदू परिषद जी के बयान जो आपकी आवाज नहीं आ रही, वो विरोध लगता है कि ये चिंता पैदा करने वाले बयान इसलिए हैं क्योंकि आप सत्ता में हैं, आप केंद्र में सत्ता में हैं, आप यूपी में सत्ता में हैं, आप कई देश के कई राज्यों में सत्ता में। देखिए, भारत में वो जो जज सुनवाई नहीं करते हैं, देरी करते हैं, उनके घर भारत में चाहिए। देखिए, भारत में लोकतंत्र है, भारत में प्रजातंत्र है, और यहाँ पर कोई तानाशाही वाली चीजें नहीं है। प्रजातंत्र या लोकतंत्र का सीधा सा तात्पर्य होता है कि सभी को अपने मतों का प्रयोग करने का और अपने विचारों को प्रदर्शित करने का, रखने का, अपनी पूजा पद्धति के आधार पर अपने आचरण करने का अधिकार है। तो कौन क्या बोलता है ये महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि सभी को बोलने का अधिकार है, और जो बोलते हैं निश्चित रूप में उसके अपने अर्थ होते हैं, कुछ के सकारात्मक होते हैं, कुछ के नकारात्मक होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच सकारात्मक दृष्टि की है। और मैं समझता हूं कि जो है तो उनकी सकारात्मक सोच है, और उस सकारात्मक सोच के पीछे पार्टी का पूरा नेतृत्व खड़ा हुआ है। लेकिन क्या दिनेश जी, आपको ये लगता है हम पूरी तरीके से साधु संतों के साथ है दिनेश जी, इस मुद्दे के साथ और सवर्णों को 10% आरक्षण के साथ आप बुआ बबुआ के गठबंधन की काट ढूंढ पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले जो हमारे दलित बंधु हैं उनका आर्थिक उत्थान कैसे हो, दलित उद्योगपतियों की जो है बैठक बुलाकर तमाम प्रकार की छूट दी गई। आज जो मुद्रा लोन है 59 मिनट में मिल जाता है 1 करोड़ रुपए तक, और उसमें 2 दलित को, एक बैंक को 2 दलित को लोन देना आवश्यक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो पंच तीर्थ थे उनका पूरा तरीके से एक नया संकल्प हमने स्थापित करके उनको एक प्रेरणा का केंद्र बन सके। हमने पूरा लंदन से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर और दिल्ली तक का हमने इसको बनाने का, महाराष्ट्र तक का बनाने का काम किया है। हम चाहते हैं कि दलित का उत्थान हो, इसके लिए हमने तमाम कार्य किए, और उसी तरीके से पिछड़ों का एक सर्वांगीण विकास हो, और उसके लिए हमने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा विपक्ष के विरोध के बावजूद देने में हमने सफलता प्राप्त करी है। और उसी तरीके से जो गरीब सवर्ण हैं उनके साथ अन्याय ना हो, इसके लिए हमने जो हमारे दलित बंधु हैं, जो हमारे पिछड़े बंधु हैं, उनके अधिकार में बगैर 1% की कटौती किए उनका अधिकार यथावत रखते हुए ये जो आरक्षण देने का काम सवर्ण बंधुओं के लिए किया है, मैं समझता हूं ये एक सकारात्मक सोच रखने वाली सरकार का इससे बड़ा एक हितकारी निर्णय नहीं हो सकता था, और यही विपक्ष की चिंता का कारण है। विपक्ष ये जान रही है कि 135 से ऊपर कार्यक्रमों को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने चलाया है। उत्तर प्रदेश सरकार दिन प्रतिदिन विकास के कार्यक्रमों की ओर बढ़ रही है, यही उनकी चिंता का कारण है। इसलिए आपको मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप देखें कि सपा और बसपा जो अकेले सरकार बनाई थी, आज ये सब आपस में मिलने की बात क्यों कर रही?
क्योंकि हमने काम किया है और हमारे काम का डर इनमें पैदा हुआ है, लेकिन भय सवाल व्याप्त ये है है कि आपने हमारी इतना काम लोकप्रियता किया, का। आपकी केंद्र सरकार ने काम किया, लेकिन राहुल गांधी का एक दबाव आपकी 3 सरकारों को ले उड़ा। किसानों की ऋण माफी, वो भी 2 लाख तक की, उसमें आप उसमें आप छत्तीसगढ़ हारे, MP हारे और राजस्थान आप हारे। चलिए एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं रहा होगा, लेकिन अब नया दांव खेल रहे हैं। नीति का खुलासा सरकार में आते ही उनका हो गया। आप देखें, मात्र 4% लोग आच्छादित हो पाए, जिसकी घोषणा उन्होंने 2 लाख तक की करी थी। 4% लोगों को ही वो उसको माफ करने तक का पहुंच पाए हैं। उन्होंने जो त्रुटिपूर्ण अपना बयान वादा किया था कि 2 लाख तक माफ करेंगे, अब उन्होंने कहा 2 लाख 1,000 रुपए अगर किसी ने लिया है तो उस किसान को ऋण की माफी नहीं होगी। सहकारी क्षेत्र के जो बैंक हैं वो इसमें नहीं आएंगे। इस जी मिनिमम इनकम की गारंटी की बात कर रहे हैं कि सत्ता में अगर और आप की है तो मिनिमम इनकम की गारंटी होगी। अब उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की कानून पे जो है वो इस प्रकार की प्रवृत्ति को तेजी से आगे ला रही है, इसलिए उनके बयानों का कोई महत्व नहीं है। आप कहते हो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, हाँ छत्तीसगढ़ में हमारी हार जरूर हुई है, उसके कारण भी रहे। नक्सलवादी क्षेत्रों में हमने पूरा बगैर किसी वोट की चिंता किए उसको हटाने का काम किया था, और सारे नक्सलवादी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि किस प्रकार से एकत्रित होके उसको समर्थन देने वाले तत्व एकत्रित होकर बीजेपी के खिलाफ लड़े हैं। हाँ, मध्य प्रदेश और राजस्थान की अगर आप चर्चा करते हैं तो हम हारे नहीं हैं। हाँ, हम सरकार नहीं बना पाए हैं। हमने मध्य प्रदेश में उनसे ज्यादा मत प्रतिशत प्राप्त किया है। राजस्थान में लगभग हम दोनों ने बराबर का मत प्रतिशत प्राप्त किया है। सीटों का अंक गणित हमें सरकार बनाने के करीब ले जाते हुए भी हमको सरकार नहीं बना पाए, ये एक अलग विषय है। लेकिन हम पराजित हो गए, ये कहना मैं समझता हूँ आप ऐसे वरिष्ठ पत्रकार के लिए उचित नहीं होगा। कई राज्यों में आपकी भी सरकार बनी है जहां आपके पास मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन आपने सपोर्ट से मेजोरिटी जुटाई, तो जो जिसकी सरकार है वही तो सिकंदर है। मैंडेट तो उसी को मिलता है। नहीं तो हमने वहां पे स्वीकारा है ना, वहां पे स्वीकारा है, वहां पे हमने स्वीकारा है इस बात। आपके पास बहुमत नहीं था, और यहाँ पे बहुमत नहीं था आपके पास, गोवा में आपने सरकार बनाई। निश्चित रूप में दूसरे दलों का तो हमने कहा कि हम वहां पे बहुमत, हमें दूसरे दलों ने समर्थन किया, हमने सरकार बनाया। लेकिन आपका जो प्रश्न था वो दूसरा था, आपका था कि आप हार गए कहा, तो हमने कहा कि हार नहीं गए। जैसे गोवा में अंक गणित हमारे पक्ष में गया था, वैसे वहां का अंक गणित उनके पक्ष में गया, लेकिन हम चुनाव नहीं हारे हैं, हम चुनाव जीते हैं, बल्कि बराबरी पर हमने लड़ा है उनके चुनाव, और अच्छा प्रदर्शन हमारा रहा हुआ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। आप सबसे बड़े जो शासन वाले राज्यों के उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, आप स्वीकार न करें, लेकिन आपकी पार्टी के कई नेता स्वीकार करते हैं कि ये कर्ज माफी जो है उनके लिए एक गले का फंदा बन गया है, क्योंकि उन्होंने जो ऐलान किया उसके बाद जनता उनकी तरफ चली गई। देखिए, क्या किसकी सोच है ये अलग विषय होता है। हमारी सोच है कि किसानों की आमदनी दुगनी हो, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने चारों तरफ काम किया है। उन्होंने चाहे खाद को कराया, चाहे वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, चाहे मृदा परीक्षण कराने का अभियान शुरू हुआ हो, चाहे लागत मूल्य को हमने घोषित किया हो, चाहे 33% तक का भी आपदा में मुआवजा देने की बात हमने करी हो, चाहे 97% तक का उत्तर प्रदेश में हमने गन्ना किसानों का बकाया किया हो, गेहूं और धान के क्रय केंद्र विक्रय केंद्रों को हमने क्रय केंद्रों को खोला हो, हमने काम किया है। यही डर है उनका, और उस डर के कारण वो इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारी नीति स्पष्ट है। अब विपक्ष क्या सोचता है, ये विपक्ष का कार्य है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मेरे दूसरे कार्यक्रम में मुझे जाना है। सर, जाते जाते प्रियंका आपके लिए चुनौती है, ये बता दीजिए। प्रियंका गांधी आ रही हैं, अब यूपी में सक्रिय होंगी। मुझे किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, हम सबके लिए चुनौती है, और सब मिलकर भी हमारी चुनौती का सामना नहीं कर पाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और आपने बेबाकी से सवालों का जवाब दिया। और आपने सबसे बड़ी बात यह कही है कि अगर गैर विवादित जमीन जो है वो अगर मिलती है तो उस पर राम मंदिर का निर्माण शुरू हो सकता है। ये बड़ी बात दिनेश शर्मा जी ने कही है।